नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात दो समंदर चार यार और चीन पर तय प्रहार की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोक्यो दौरे से चीन को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है। चीन ने एक बार फिर क्वाड की बैठक पर निशाना साधा और यह कहा कि इस बैठक और इस ग्रुप का विफल होना बिल्कुल तय है। अभी से कुछ देर पहले यह बयान चीन की तरफ से आया क्योंकि यह चीन को कमजोर दिखाने के लिए बनाया गया ग्रुप है। यह बात चीन की तरफ से कही गई, उनके विदेश मंत्री की तरफ से। दरअसल क्वाड का गठन 2007 में किया गया था, जिसमें 4 देश आपसी व्यापारिक और रक्षा साझेदारी के लिए एक मंच पर आते हैं। इनमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं और ये चारों ही देश से चीन की सीधी टक्कर हमेशा से ही बनी रहती है, जिस वजह से चीन बार बार इस ग्रुप पर सवाल उठाता रहता है। यह ग्रुप चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मनमानी करने से रोकता है, जो चीन और जिनपिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो चीन के विरोध के बावजूद पीएम मोदी टोक्यो पहुंचे हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी तस्वीरें भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 घंटे तक जापान में रहने वाले हैं और अपने इस 40 घंटे के दौरे में 23 अहम मीटिंग में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 1-to-1 मुलाकात होगी। और सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा इस दौरे के दौरान होगी, जिसमें तकनीकी से लेकर के रक्षा तक कई अहम मुद्दों पर सीधी बातचीत होगी। तो क्वाड से चीन को मिर्ची क्यों लगी और इस बैठक से यूक्रेन युद्ध और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, इस मुद्दे पर करेंगे हम बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन इन सब के बीच देखिए, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि टोक्यो में क्वाड की जो बैठक हो रही है उससे चीन भड़क उठा है। चीन की तरफ से बयान सामने आया है, क्वाड का विफल होना बिल्कुल तय, यह बात कही गई है चीन की तरफ से। और यूएस ने चीन को घेरने के लिए ही क्वाड बनाया है। एशिया पैसिफिक में अधिक सतर्कता चिंता पैदा कर रही है। यह बात दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से आई है। उसने यह भी कहा कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है। तो क्वाड की बैठक अभी आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुई है। उससे पहले देखिए चीन कैसे तिलमिला उठा है इस पूरे मुद्दे पर और क्वाड मीटिंग से क्या असर पड़ने वाला है, इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और न्यूज़ 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संजीव, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हैं। अचल मल्होत्रा साहब है, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा मेरे साथ मंजू सेठ हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह हैं, जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। सर, हम आपके पास आए, बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले संजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 40 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में रहने वाले हैं। 23 मीटिंग में वो शामिल होंगे। द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ होगी। लेकिन इसका असर क्या पड़ रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, उससे पहले ही असर दिखने लगा। चीन की तरफ से एक बेहद स्ट्रांग रिएक्शन आया है। और जिस रिएक्शन की बात आप कर रहे हैं वो किस वक्त दिया गया है और किसके साथ दिया गया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो चीन में है और उनके साथ ताजा प्रेस वार्ता करके अगर चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस तरह की बात कह रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक ये मीटिंग हो रही है जिसका नाम क्वाड है, तो ये दरअसल कोल्ड वॉर मानसिकता है। तो जाहिर है कि उनको मिर्ची क्यों लग रही है। देखिए, चाइना ने आज की तारीख में डोकलाम से लेकर के लद्दाख तक जिस तरह से अपनी सेना बिठाई है और विपक्षीय संबंधों को खराब करने में उसने पहली भूमिका निभाई है भारत के साथ, उसके लिए वो खुद दोषी है। उसकी जो दादागिरी है इंडो पैसिफिक में और खासतौर पर साउथ चाइना सी में, उसे रोकने की जरूरत भी है। और ऐसे में ये जो प्रयास है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो क्वाड के लिए सामने आया जी। लेकिन सिर्फ इस रिएक्शन का इतना ही मतलब तो नहीं है। इसका क्या मतलब है और किस तरीके से क्वाड का जो गठन है उसके बाद जो ये चारों देश आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चीन पर कैसा प्रेशर बनता है? संजीव, शायद अगर आप इसको भी समझा पाए। देखिए, चाइना को ये हमेशा से लगता रहा है कि साउथ चाइना सी जो है
जी। उसके प्रभाव का क्षेत्र होना चाहिए, और वो आसियान देश जो है उनके ऊपर दादागिरी करता है। अब जाहिर है कि आज की तारीख में हम युद्ध देख रहे हैं दुनिया के पश्चिम कोने, यूक्रेन और रूस, लेकिन असली चिंता का विषय जो है पूरी दुनिया के लिए वो दरअसल ये क्षेत्र है जिसे साउथ चाइना सी और कहते हैं जो इंडो पैसिफिक है। यहाँ पर चीन की बढ़ती दादागिरी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं जो कि केवल सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, वो अपने आप में एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तौर पर भी आज सामने आएगा। जब थोड़ी देर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो ढांचा है उसे लॉन्च करेंगे जो बाइडेन साहब। और अलावा इसमें 13 कंट्रीज, केवल 4 देश नहीं है, लेकिन ये सारी बातें चाइना को लगता है कि उसके प्रभाव को खत्म करती है, और शायद यही वजह है कि इसे वृद्धि ले रही है। देखिए चीन आज तारीख में एक ऐसे देश के सामने आया है जो लगातार तेजी से अपनी सीमाएं बढ़ाने कुछ कहता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन चीन तो असल में अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है और हम के वो भोगी हैं, और जाहिर है उसे कंटेन करने के लिए, उसके हद में रखने के लिए इस तरह के प्रयास आज की तारीख में बहुत जरूरी है। कुछ थोड़ी सी आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही थी संजीव, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दर्शक आपकी बात पूरी समझ पाने में कामयाब रहे होंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अचल मल्होत्रा सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, क्वाड की जो बैठक है बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसकी वजह से एक तरीके से जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो काफी ज्यादा बदलता नजर आ रहा है। पावर गेम की भी बातें कही जा रही हैं, इसके जरिए पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच चाइना की तरफ से जो ये रिएक्शन आ रहा है, लग रहा है कि ये जो जिस मकसद से ये क्वाड सम्मेलन होता है, जिस मकसद से इसका गठन हुआ है, चीन की मनमानी को रोकने की कोशिश जो है वो पूरी तरह से शायद कामयाब होती दिखती है। देखिए साउथ जी, बात यह है कि जहां तक चाइना का सवाल है, वो फ्रॉम डे 1 जब से क्वाड को रिवाइव किया गया, उसे कंसोलिडेट किया गया, इसको एक डेफिनेट शेप दी गई, इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया, उसी दिन से चाइना खुले शब्दों में कह रहा है कि इस क्वाड का एक और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, वो है चाइना को कंटेन करना और चाइना पे प्रेशर बनाना। तो जो चाइना ने इस बार स्टेटमेंट दी है, शब्दों की हेरफेर हो सकती है, शब्द दूसरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मैसेज यही है कि चाइना इस बात से नाखुश है कि, और उसने अमेरिका को यहां तक कहा कि क्वाड को कंसोलिडेट करने का मतलब है कि पूरे विश्व में आप डिविजन्स पैदा कर रहे हैं और तनाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन हकीकत भी यही है कि क्वाड का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है जो चाइना को कंटेन करने का है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोशिश ये की जा रही है कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका जो दायरा है उसे बढ़ाया जाए, उसमें इश्यूज है, पेंडेमिक है, और जो आपकी वैक्सीन है और इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स है उसको कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए। इस बार जो क्वाड की मीटिंग हो रही है कि क्वाड की मीटिंग में से कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर निकल के आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये उस बैकड्रॉप में हो रही है जब अमेरिका एक नया प्रपोजल लेके आ रहा है जिसे हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 7 एरियाज गिनाए हैं, जिसमें वो सारे इंडो पैसिफिक में से ज्यादा देशों को साथ लेकर काम करना चाहते हैं, और वो एक्चुअली इकोनॉमिक फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, कनेक्टिविटी में चाइना को काउंटर करने के लिए ही लाया गया है कि जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है ये उसका काउंटर हो रहा है। तो ये एक और वजह है कि जिससे चाइना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। अब हमें देखना है कि भारत के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये जो 7 पिलर्स हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जहां हम ज्यादा थोड़े कंफर्टेबल नहीं है, या हमारी कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। ठीक बात। सप्लाई चेन्स को लेकर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स डेफिनेटली हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में लेबर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, ट्रेड फैसिलिटेशन में कुछ कानून बनाने की बात हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने की बात हो रही है, सब बातों को लेकर हम पूरी तरह से पेज पे नहीं हैं। एक और इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का है, जो जिसपे भारत को लपेटने की कोशिश की जा रही है। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रेस कर रहे थे, उसको बता रहे थे, लेकिन जो बाइडेन इस वक्त वहां से संबोधित कर रहे हैं, जरा वहां सीधे लिए चलते हैं। It's a priority in our agenda, and we're going to keep working to make progress with all of you every day so that we can deliver real, concrete benefits for all our people. That's how I believe we will win the competition of the 21st century together.
So thank all of you again for joining today, and I'll invite Prime Minister Kishida to say a few words now. Mr. Prime Minister. Thank you, Joe. ジョーさんありがとうございます。President Biden of the United States of America and distinguished leaders, I sincerely welcome and strongly support the launch of the Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, proposed by President Biden today in Japan. As President Biden mentioned just now, the Indo-Pacific region is home to half of the world's population and approximately 60% of the world's GDP. And it truly is the engine of global growth and vitality. Aiming to realize a free and open Indo-Pacific, Japan has been contributing to the stable prosperity of the region in cooperation with the United States and regional partners, focusing on three pillars, namely entrenching and strengthening fundamental values and principles, pursuing economic prosperity, and ensuring peace and stability. And tonight, the fact that President Biden is visiting Japan and announcing the launch of IPEF. 地域の経済秩序にとって有意義な枠組みとなるためには、参加する各国が必要としている分野でできるものから早期に具体的な成果を出していくこと。 तो टोक्यो से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे। दरअसल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च हो चुका है। 13 देश मिलकर के इसे लॉन्च कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बोला, अब इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैं मंजू जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले तो यह समझना चाहूंगा कि जो एक प्रपोजल है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी अहमियत क्या है, ये किस मायने में इंपॉर्टेंट है? अभी अभी इसे लॉन्च भी किया गया। जैसे अचल जी ने भी कहा है, ये एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो अलग अलग मुद्दों को इंक्लूड करता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को 13 कंट्रीज के बीच में बढ़ाने का इंडो पैसिफिक रीजन में, और टू काउंटर चाइनाज वहां पे जो उनके फुटप्रिंट हैं हर एक देश में इंडो पैसिफिक में, इंक्लूडिंग अंडर द BRI एंड अदर, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स किए इन्होंने वहां पे। लेकिन साथ ही में एक ये जो अच्छी चीज है कहिए, या एक लीवे है थोड़ा सा उसमें, कि आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन से पिलर में आप पार्टिसिपेट करते हैं। उसके इतने अलग अलग पिलर्स जो बोल रहे हैं बनेंगे, तो इंडिया का इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन था कि हम हर एक में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, लेकिन जिसमें भी हमारे इंटरेस्ट में होगा, हमारे हित में होगा, तो हम इसलिए हमने फुल्ली उस पर एंडोर्स नहीं किया। रूल है क्या है, क्या क्या आगे जब पूरी क्लैरिटी आएगी तब क्या का डिसीजन उसमें लेंगे कि किस वाले पिलर को हमने ज्वाइन करना है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। और वो चाहते हैं कि ये इंटीग्रेशन हो इकोनॉमिक, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो इसमें मंशा है, वो चाहते हैं कि सब जो इंडो पैसिफिक की जो इकोनॉमीज हैं वो क्लोजली इंटीग्रेटेड हों और क्लोजली कोऑपरेट करें, और जो उनकी डिपेंडेंसी बनती जा रही थी चीन के ऊपर, उससे मूव करके आपस में अपना कोऑपरेशन बढ़ाएं, इंक्लूडिंग इंडिया को भी वो चाहते हैं कि इसमें वो एक्टिव पार्ट लें। और वो मेनली जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है और सप्लाई चेन जो मैन्युफैक्चरिंग जो मूव आउट करना चाहते हैं वहां से रूस से, तो चाहते हैं कि सब इंडो पैसिफिक। लेकिन मैम ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल है ये जो फ्रेमवर्क है? हम सब जानते हैं चीन की विस्तारवादी नीति को, हम जानते हैं न सिर्फ जमीन पर बल्कि वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी किस तरीके से वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से हर मार्केट पर छाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो 13 देश एक साथ आए हैं, क्या उसका काउंटर कर पाएंगे? इमीडिएटली तो नहीं काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है और इतना स्ट्रॉन्ग उनका जो इस वक्त रोल है सबकी इकोनॉमीज में, इन द मोस्ट इकोनॉमीज में इन द इंडो पैसिफिक, तो वो इतनी जल्दी काउंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि इनकी जो जब सप्लाई चेन्स वहां से मूव आउट करेंगी चीन से टू अदर कंट्रीज, तो डेफिनेटली चीन पे असर होगा और थोड़ा सा
अभी इमीडिएट तो नहीं है, शॉर्ट टर्म में तो लेकिन नहीं, लॉन्गर पर्सपेक्टिव में ये कारगर हो सकता है। ठीक है महेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस बीच क्वाड की ये बैठक हो रही है, और अभी जब चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ उनका जो रिएक्शन आता है, मैं रोक रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। तो आपने ये सीधी तस्वीरें देखी टोक्यो से। दरअसल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च हो रहा है, 13 देश मिल करके इसे लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री ने भी इससे पहले इसके लॉन्चिंग पर अपनी बात रखी, और अभी अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा। और महेंद्र सिंह सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्वाड की जो ये बैठक हो रही है, उसके बीच में अमेरिका की तरफ से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेकर के जो प्रपोजल है, एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, चाइना का रिएक्शन जो आ रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप टोटलिटी में? जो है चीन थोड़ा इससे नर्वस है, थोड़ा बौखलाया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन की बात चल रही है कि जो पूरे विश्व में जो है चीन का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की वजह से जो उसका दबदबा बन रहा था, कहीं न कहीं उस पर प्रश्न उठेगा और उसके विकल्प के रूप में जो है ये ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की बात चल रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 3 ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस पे आधारित ये सप्लाई चेन होगी, और अगर ये जो खासकर जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, ये सक्सीड करता है तो निश्चित रूप से चीन को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे चल के, लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म में है, ये आगे देखना होगा। अचल मल्होत्रा सर, मैं सर आपको रोक रहा हूं। अचल मल्होत्रा सर, अगर मोटे तौर पर पूछे तो भारत के लिहाज से ये कितना है, भारत को क्या हासिल हो रहा है इससे? देखिए, जहां तक इकोनॉमिक जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर्मेट की बात है, मंजू जी ने बहुत ठीक कहा, हमें इस पे सिलेक्टिव अप्रोच लेके चलना है। मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे ऐसे इसमें पिलर्स है, जैसे रेजिलेंट सप्लाई चेन्स की बात है, तो ये हमारे हित में है। हम भी चाहते हैं, हमने महसूस किया पैंडेमिक के दौरान कि हम वर्ल्ड की फार्मेसी हैं, मैन्युफैक्चरर्स मेडिसिन करते हैं, लेकिन उसकी जो इनपुट्स हैं, अगर उसकी सप्लाई रुक जाती है जो चाइना से आ रही थी, तो उसका कितना असर हो सकता है हमारे इस क्षेत्र में।
और अगर चाइना से कुछ अमेरिकन या जापानीज या दूसरी कंपनीज रेलोकेट होके इंडिया आती हैं, यहाँ हम ऐसे ही यहाँ उनके लिए कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जाहिर है हर लिहाज से ये हमारे इंटरेस्ट में आता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि हमें ये देखना होगा कि जो बाकी पिलर्स हैं उसमें वो कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सी यार्ड स्टिक्स हैं जिसे अमेरिकन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन और वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो हर डेवलपिंग कंट्री को सूट नहीं करते हैं। अगर वो हाई लेबर स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्या हम उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिया में? इसी तरह वो डिजिटल इकोनॉमी को लेके भी हमारे उनके साथ कुछ मतभेद है। तो हमारी अप्रोच सिलेक्टिव होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओवरऑल इस प्रपोजल को एंडोर्स किया। अभी जो जितनी आपने बाइट्स दिखाई उनकी, उससे लगता है कि हम जाहिर है हमने इसे एक अच्छे प्रपोजल की तरह रखा है, लेकिन जब बात आएगी बैठ के काम करने की तो सिलेक्टिवली हम डिसाइड करेंगे और हम इसकी क्षमता रखते हैं। अगर हम RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट था उसमें से निकल गए थे क्योंकि कुछ चीजें थी जो हमारे हित में नहीं थी। अभी हाल ही में हमने फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट्स पे पार्शियल बैन लगाया, वो भी हमारे हित में नहीं थी। तो हम यही देखे चलेंगे इस पिलर्स में जब तो खुलासा होगा फ्रेमवर्क के बारे में तो आपने डिटेल में बता दिया, लेकिन महेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर हम क्वाड की बैठक की बात कर लें तो क्वाड से हमें क्या इस बार की बैठक से हासिल हो रहा है, भारत के लिहाज से क्या अहम, कितना अहम? क्योंकि 40 घंटे में 23 मीटिंग्स होने वाली हैं, तीनों नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। नहीं, देखिए जो बायलैटरल्स होने वाले हैं निश्चित रूप से जो है जापान के साथ, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने एडिटोरियल में कहा है कि जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो है जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है, और खासकर जापान के साथ साथ। देखिए दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड समिट का वो जो देखना होगा वो ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है इस बार जो है उनका रुख क्या होता है। पहले थोड़ी सी आशंका जो है जताई जा रही थी कि जो है हो सकता है उनका रुख जो है क्वाड के प्रति फेवरेबल ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो आ रहे हैं और जो है इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से जो है चारों देशों के लिए जो है ये जो है एक अच्छा संकेत है। लेकिन आपने एक अभी जो फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, जो अभी अचल जी ने बोला, निश्चित रूप से जो है अमेरिका इसको जो है जो बाइडेन ने बोला कि इसको मुद्दा बनाएंगे। हमने जो व्हीट एक्सपोर्ट पे जो है जो पाबंदी लगाई है, इसके साथ साथ जो है कई क्लीन एनर्जी को लेके कई मुद्दों पे जो है मतभेद हो सकते हैं आगे चल के। तो आर्थिक अगर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखें तो निश्चित रूप से भारत को जो है कई फायदे होने वाले हैं, खासकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट नहीं तो में। लेकिन महेंद्र सर, जिस तरह भारत अपना हित देखेगा, सेलेक्टिव अप्रोच उसके हिसाब से इस फ्रेमवर्क में आगे अख्तियार करेगा, जाहिर सी बात है बाकी देश भी तो वही सेलेक्टिव अप्रोच करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए सारे पॉइंट्स इतने फिजिबल होंगे, इतने प्रैक्टिकल होंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले पर सब में कहीं ना कहीं मतभेद होगा। तो इसको आगे ले जा पाना कितना फिजिबल होगा? हाँ, लेकिन देखिए ये चारों देश अगर जो है तैयार हुए हैं इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे, तो निश्चित रूप से जो है उसके कुछ डिटेल्स में बातचीत हुई होगी और तभी जो है ये चारों देश तैयार हुए और आगे जो है 13 देशों को इसमें शामिल करना है। और लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो क्वाड का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी फोकस है कि जो है एक आगे चल के जो चीन की जो एक जिसको डेक डिप्लोमेसी कहते हैं, हो सकता है कि इस पे भी जो है ये क्वाड जो है रोक लगाने में जो है कुछ हद तक जो है ये क्वाड को सफलता हासिल हो, क्योंकि जो है ये अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को जो है जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड्स की जरूरत है, हो सकता है कि ये क्वाड के देश वो करें, जिससे जो है चीन की जो विस्तारवादी नीति है खासकर अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में, उस पे जो है रोक लगाई जा सके। इसी वजह से मुझे लगता है कि चीन थोड़ा जो है नर्वस है और बौखलाया हुआ है। मंजू जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मंजू जी कनेक्ट है क्या? मंजू जी अगर आवाज पहुंच रही जी, ठीक है। मंजू जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो बायलैटरल्स हो रही हैं उस पर बहुत ज्यादा नजर है सबकी, उस पर फोकस है। इन बायलैटरल्स में जब जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी तो किन मुद्दों पर ज्यादा बातचीत हो सकती है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हम रशिया से सस्ते दर में तेल खरीद रहे हैं, इसका भी मुद्दा उठ सकता है क्या? क्योंकि अमेरिकी दबाव के बावजूद हम ये कर रहे हैं।
बिल्कुल, मुद्दे तो सभी डिस्कस होंगे और हम हमारा जो पक्ष है, हमारा जो रीजन है, उनको हम जरूर बताएंगे, उनके सामने रखेंगे, जैसे पहले भी हमने किया था, और उनको समझाएंगे कि हमारी पोजीशन ऐसी क्यों है। और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर हमारी पोजीशन को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो कोशिश करेंगे कि हम रूस से अपना जो डिपेंडेंसी है डिफेंस में और ऑयल में, वो दूसरे देशों की तरफ खासकर अमेरिका की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएं और अपना डिपेंडेंसी कम करें। ये इसके लिए जरूर मुझे लगता है बात होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो डिपेंडेंसी अभी तक रही है रूस पे फॉर डिफेंस स्पेशली, उसके लिए स्पेशली यूएस ने कहा भी है, अमेरिका ने कहा है कि आपको हम देंगे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेटअप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम आपके साथ कोलैबोरेट। और जापान ने भी कहा है हाल ही में कि हम भी आपको टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। इंडिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात जरूर डिस्कस होगी डिफेंस के सेक्टर में। ओके, लेकिन अचल सर, बातचीत जब होगी तो जाहिर सी बात है, चाहे जापान हो चाहे वो अमेरिका हो, प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात तो हमें भी मालूम है कि हमारे लिए रशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो हमारी बातचीत है, जो रिश्ते हैं, जो टर्म्स हैं, वो बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। जी आजाद जी, ये तो बहुत क्लियर है। हमने बहुत ही हमारी जो पॉलिसी हमने यूक्रेन रशिया वॉर को लेके की है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। लोग इसे न्यूट्रल कहते हैं, मैं इसे बहुत ही ऑप्टिमिस्ट, बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिसी कहता हूं, जो बहुत ही बैलेंस भी है, जो हमने हर चीज को ध्यान में रख के की है। हम जानते हैं कि रशिया हमारा बहुत ही रिलायबल फ्रेंड रहा है, हमारी डिपेंडेंस की भी बात है, लेकिन उससे ज्यादा है प्रिंसिपल्स की बात। हमने शुरू में रशिया की जो एक फिलॉसफी थी कि किसी भी देश की सिक्योरिटी इंडिविजिबल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट की उन्होंने बात करी थी, जिसका मतलब यह था कि यूक्रेन की सिक्योरिटी उसकी अपनी सिक्योरिटी है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी अगर रशिया की सिक्योरिटी का खतरा बनती है तो यह मंजूर नहीं है। तो मुझे लगता है ये प्रिंसिपल का हमने सपोर्ट किया था। लेकिन जब रशिया ने अटैक कर दिया, तब से हमने बार बार सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करी है, लेकिन खुल के कभी हमने उनका बाय नेम जो है उन्हें ना कंडेम किया ना क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हम युद्ध के खिलाफ है, तो हमारी पोजीशन जो है पूरी तरह से क्लियरली बताई गई है। लेकिन अभी भी वेस्ट में ये बात लेके सोच है। अभी रिसेंटली किसी सीनियर ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें भारत को उन्होंने स्विंग स्टेट बताया था। ये एक टर्म है जो यूजुअली अमेरिका के इलेक्शन में यूज होती है। सर, इन सब में देखिए इतना तो पता है कि कोई भी यूरोपियन देश या फिर अमेरिका चाइना के पास नहीं जाएगा प्रो यूरोपियन अप्रोच अख्तियार करने के लिए, लेकिन सबको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को मॉल्ड किया जा सकता है, उसे अपने पाले में लाया जा सकता है। ये कोशिश तो हो रही है ना। वो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया एक स्विंग स्टेट है, अगर हम उसे थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो वो हमारी तरफ टिल्ट हो सकती है। तो ये वो खुल के बोल रहे हैं। और लेकिन क्या इतना आसान है उनका ये सोचना? कितने हद तक सही है या फिर कितने हद तक प्रैक्टिकल है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जी, हम बिल्कुल वो करेंगे जो हमारे हितों में है। और मैं एक चीज और आप बता देता हूं चलते चलते, जिसे हमें हर किसी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो क्वाड हो, चाहे ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का इंटीग्रल हिस्सा है, जो फरवरी में अनाउंस हुई थी, जिसमें क्लियरली कहा गया था इसका ऑब्जेक्टिव है अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में, उसको रिवाइव, मतलब इनडायरेक्ट वे में इन फोरम्स को अमेरिका लीड करने की कोशिश करता है और अपने हित साधने की कोशिश करता है। जी, और उसमें हमें देखना है कि किस हद तक हम इनके साथ शामिल हो सकते। ठीक है, लेकिन सर महेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, ये हम तो डिप्लोमेटिक एक्सपेक्ट पर तो बात कर गए, लेकिन अब इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट की अगर बात करें तो उसके लिहाज से ये दौरा कितना अहम है? क्योंकि आज पूरे दिन जो है मुलाकात जापान के तमाम उद्योगपतियों से, तमाम बिजनेसमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। चर्चा कर रहे थे कि निश्चित रूप से जो इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। निश्चित रूप से जो क्वाड है, चाहे जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जैसा अचल जी ने कहा, इट इज पार्ट ऑफ द यूएस स्ट्रेटेजी टू मेंटेन दिस डोमिनेंस इन द रीजन।
जो और एंड टू काउंटर चाइना, कि किस तरीके से चीन को जो है रोका जा सके, जो है इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भारत का भी भारत जो है सिर्फ अमेरिका के द्वारा बनाई गई रणनीति का हिस्सा बस नहीं है, भारत ने भी सोच समझ के जो है इस पूरी स्ट्रेटेजी में, इस पूरे जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है भागीदारी की है। और भारत को देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने एडिटोरियल में साफ साफ लिखा कि अब तक जो है जो भारत और जापान की जो डिफेंस जो संबंध थे वो केवल जो है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेके थे, लेकिन अब ये संबंध आगे बढ़ के जो है हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है भारत जो है जो डिफेंस अगर हम की क्षेत्र की बात करें तो रूस पे हमारा जो है ओवर डिपेंडेंस था। अब हम कहीं न कहीं डाइवर्सिफाई करने की करीब 70% जो मिलिट्री और मिलिट्री हार्डवेयर जो था वो रशिया पे डिपेंडेंस था, तो उसको भी हम फ्रांस, जापान और नहीं, लेकिन डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंसी पर भी तो हम ध्यान दे रहे हैं। जी निश्चित रूप से हम रूस से इतना ज्यादा हम डिपेंडेंट इसी वजह से क्योंकि रूस जो है हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता था और हमारी शर्तों पे वो सौदे होते थे, इसीलिए। और यही कोशिश है कि जापान और जो बाकी देश हैं उनके साथ जो है हम अपने जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो है किस तरीके से हम सेल्फ सस्टेन हो, वो जो हमारे यहाँ हम सिर्फ जो है इक्विपमेंट या जो है हम जो है वो सिर्फ खरीदे नहीं बल्कि खरीदने के साथ साथ जो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो है आगे रहे। नहीं, तो लेकिन सिर्फ डिफेंस ही है, सिर्फ डिफेंस ही का है या फिर और भी बिजनेस हम ला सकते हैं और भी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? क्योंकि आज की जो मीटिंग से वो यही कहा जा रहा है कि इस लिहाज से बहुत अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाँ, देखिए जो है डिजिटल ट्रेड की जो बात चल रही है, निश्चित रूप से जो है किस तरीके से जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें जो है जो जापान और जो है इंडिया जो है हेल्प कर सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात जो हो रही है कि किस तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें जो है क्वाड के देश एक दूसरे का कैसे सहयोग ठीक है महेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और संजीव मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले क्वाड की जो अभी बैठक हुई इसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे खुशी हो रही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना और काफी अहम बातें उन्होंने कही और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन संजीव, मैं आपके पास आ रहा था।
असल में हम तमाम बातें कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं। अगर पूरा शेड्यूल एक बार आप बता सके, क्योंकि 23 अहम बैठकें हैं, उसमें बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, वो क्या है उनका पूरा शेड्यूल, अगर वो आ जाएगा तो शायद लोगों को भी समझ में आएगा कि कितनी अहम बैठकें हैं ये। देखिए, ये जो कार्यक्रम था ये पहला कार्यक्रम था और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने में चारों नेता एक साथ आए और 13 देशों का ये फ्रेमवर्क होने जा रहा है। इसके बाद एक बहुत ही अहम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और वो कार्यक्रम है वहां के बिजनेस लीडर्स, जापान के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करने का। और कहा यह जा रहा है कि करीब 30-35 बिजनेस लीडर्स होंगे जापान के जो मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से। और उसके बाद कहा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज में जो होने जा रहा है वो है भारतीय समुदाय से मुलाकात। एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत हर जगह पूरे विश्व में अपने जो भारतीय समुदाय है उसकी जरिए अपना पहचान बनाने में सफल हुआ है। और जापान में करीब 40,000 भारतीय रहते हैं। तो आज भारतीय समय के अनुसार करीब 4 बजे भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री की मुलाकात है और इसके बाद आज का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। कल प्रधानमंत्री क्वाड की बैठक में शिरकत करेंगे और क्वाड की बैठक की साइडलाइंस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी प्रधानमंत्रियों से प्रधानमंत्री द्विपक्षीय। ठीक है संजीव, मैं रोक रहा हूं क्योंकि ब्रेक का समय हो गया, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। अचल मल्होत्रा सर, मंजू सेठ जी और साथ ही साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम डिटेल्स हमसे साझा करने के लिए, तमाम बातों के लिए। तो कुल मिलाकर के क्वाड की बैठक, चाहे वो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की बात हो या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, बहुत अहम है और खास तौर पर चीन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कोई भी फोरम हो, भारत के लिए वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।